हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करगी क्लासेस। डेट आज की 11 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सुबह का वीडियो आपने देख लिया होगा जिसमें हम एडिटोरियल और आइडिया पेज को पहले से डिस्कस कर चुके हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं उनसे। देखो, फर्स्ट जो न्यूज़ है फ्रंट पेज पे वो है कर्ब। तो देखो फिर से मतलब जो लगाम है वो तो टाइट करते जा रहे हैं स्टेट्स या फिर सरकारों की बात की जाए, बट वैक्सीनेशन है वो स्लैकन हो गया। दैट मीन्स वीकर परफॉर्मेंस होती चली जा रही है। 1 मई से पहले जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो अभी आप देख सकते हो पिछले हफ्ते पूरा जो शुरुआती फर्स्ट वीक गया ना मई का, उसमें वैक्सीनेशन की जो फंक्शनिंग है या वैक्सीनेशन का जो टारगेट है उसमें डिप देखा गया है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। दैट मीन्स वैक्सीनेशन बहुत कम हो पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा चिंता की बात वो है जहाँ पर वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पर ज़्यादा केसेस ज़्यादा आ रहे हैं ना, पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रही है, वहाँ पर वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं दिया जा पा रहा है, तो जो कि एक चिंता की बात है। राइट, इसमें कुछ डेटा की बात की जा रही है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा ये भी डिस्कस करने लायक आर्टिकल नहीं है। आप इधर देखोगे स्मॉलर स्टेट्स में डेथ जो है वो 10 गुना बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि जब ये सेकेंड वेव आउटब्रेक हुई थी तब दिन के केसेस जब 80,000 थे तो 80,000 से बढ़ करके अब केस आ रहे हैं 4 लाख के लगभग दिन में। ओके, तो लगभग 5 गुना हो गया आपका, ये पूरा मल्टीप्लाई करें तो, है ना। तो दूसरी तरफ आप देखोगे कि डेथ रेट जो थी वो पहले शुरुआत में जब 80,000 केस आते थे तब 400 डेथ्स हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ करके 4,000 हो गई। तो ऐसे में डेथ रेट तो देखो 10 गुना बढ़ चुकी है और केसेस सिर्फ 5 गुना बढ़े हैं। तो ऐसे में ये भी एक चिंता की बात बताई जा रही है। इसके अलावा वैक्सीन इनइक्विटी लगातार बिगड़ती चली जा रही है। इक्विटी का मतलब होता है, आप जानते हो, समानता। ठीक है, तो इसमें समता, बेसिकली समता का मतलब हो गया कि आप ये ध्यान रखोगे कि जो वीकर सेक्शन है उसको आप ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसे में क्या होगा, एक बैलेंस बन पाएगा, इसको इक्विटी बोली जाती है। तो ऐसे में अभी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं रूरल इंडिया की बात करो, अर्बन और रूरल के कंपैरिजन में देखो तो रूरल एरिया ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। वैक्सीनेशन नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ें। इसके अलावा अमीर और गरीब की, रिच एंड पुअर की बात भी करें तो पुअर कहीं ना कहीं फिर से परेशानियों का सामना कर रहा है। तो ऐसे में इनइक्विटी बढ़ती चली जा रही है, ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते 11 जनों की डेथ हो गई। ये तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो ही रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि वैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल रहे हैं वो 700 के हैं या 1500 के, क्लैरिटी नहीं आ रही है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं नया, नहीं डिस्कस करेंगे। ये भी नहीं देखेंगे, ये भी इतना काम का है नहीं, ये भी इतना काम का है नहीं। अब चलते हैं आगे। इस वाले आर्टिकल में आप इस वाली न्यूज़ में तो ये दिया हुआ है कि कम्युनिटी कितना बैटल कर रही है। कहने का मतलब जो स्कूल्स हैं या फिर जो चर्चेज़ हैं इनको कन्वर्ट किया जा रहा है कोविड सेंटर्स के अंदर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स की फैसिलिटी अवेल कराई जा सके। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल भी आपके सामने इमेज में है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो ये है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 13 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि फ्री में फूड ग्रेन अवेल करा रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। तो ये आर्टिकल हम देखेंगे। इसके अलावा और कोई भी पोर्शन इस पेज से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई भी पब्लिक प्लेस पर शादी ऑर्गेनाइज करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी, चाहे वो होटल हो, चाहे विवाह स्थल हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, और घरों पर शादी कराने के लिए अलाउ किया हुआ है और वहाँ पर भी मैक्सिमम मेंबर्स की जो प्रेजेंस होगी वो है 11, और उसमें भी पुलिस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ हम लोग यहाँ पे शादी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। समझ गए। इसके अलावा गंगा रिवर में एक डेड बॉडी मिली है जो कि बताया जा रहा है कि कोविड का विक्टिम हो सकता है। तो ऐसे में वाटर भी कहीं ना कहीं इन्फेक्ट होता चला जा रहा है कोविड का, ऐसे रिपोर्ट्स भी बहुत सारी आ रही हैं। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं पर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक, वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसमें मैपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी यरूशलम, इज़राइल बोल दो या फिर फ़लस्तीन बोल दो, दोनों के बीच में ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग प्लेस है। बेसिकली ये होली प्लेस कंसिडर की जाती है ज्यूज़ के लिए भी और इस्लाम के लिए भी, बट दोनों कहीं ना कहीं इसको लेकर के लड़ाई में अभी भी फंसे पड़े हैं। तो ऐसे में अभी एक क्लैश देखने को मिला है। एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा,
ठीक है, वहाँ पर क्लैश देखने को मिला है इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में और दूसरी तरफ इजराइल में जो ज्यूज़ हैं उनके बीच में। तो देखेंगे इस मुद्दे में, कुछ और चीज़ें जानेंगे और साथ में मैप भी डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के साथ में। इसके अलावा आप देख सकते हो वैक्सीनेशन में क्या चैलेंजेस आगे इंडिया को देखने पड़ेंगे वो बताया जा रहा है, शॉर्टेज है, वो सारी चीज़ें बताई जा रही है। और एक यहाँ पर एक रिसर्च बताई जा रही है कि हॉस्पिटल स्टाफ में जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन एक बार ले लिया ना, उन लोगों में जब भी टेस्टिंग करवाई जा रही है तो हर 7 में से एक जना कोविड पॉजिटिव मिल रहा है। तो ऐसे में एक ये भी कंसर्न की बात है कि वैक्सीनेशन के बाद में भी हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो उनको अब जब वही बात है कि हेल्थ केयर वर्कर से अगर बीमार रहेंगे तो फिर कैसे ये पूरा ड्राइव जो है वैक्सीनेशन का या फिर कोरोना के अगेंस्ट जो फाइट है उसको हम कैसे फाइट कर पाएंगे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे स्टडीज़ कंडक्ट होना टाइम टू टाइम ज़रूरी भी है, इससे पता पड़ता रहे कि हमें और क्या सावधानियां बरतनी है, राइट। तो ऐसे में ये बताया हुआ है। तो ये दोनों आर्टिकल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। अगर वर्ल्ड पेज पे हम देखें तो वर्ल्ड पेज पे सरकार KPS ओली की सरकार गिर चुकी है, तो ये भी डिस्कस करने लायक नहीं है। और ये जो यरूशलेम का जो वायलेंस है इसके बारे में हम देखेंगे ही, तो यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो हैं वो अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं। तो इस पर एक और कयास देखो आप कि तालिबान से तो पाकिस्तान की रिलेशन है ही, अब वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अशरफ गनी की सरकार, उसके साथ में भी रिलेशन पाकिस्तान अब स्टैब्लिश करना चाहता है। तो देखो कहीं ना कहीं इसको कंडीसिव भी बोल सकते हैं कि कैसे भी करके रीजन में अगर शांति स्थापित रहती है। इससे रिलेटेड हमने सुबह आर्टिकल भी देखा था एडिटोरियल में और साथ में मैप भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान के इनके जो इश्यूज़ हैं वो भी हमने अच्छे से देखे थे। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं जो हम डिस्कस करें। इधर आप देख सकते हो कि चाइना के ऊपर जो ब्लेम लगाए जा रहे थे, या फिर अब वो जाने रियलिटी भगवानी है क्या, कि चाइना में साइंटिस्ट जो हैं वो वेपनाइज करना चाह रहे थे कोरोना वायरस को। ऐसे रिपोर्ट्स आई थी पिछले साल, बहुत सारी आई थी कि रिसर्च इसलिए हो रही थी कि ये जो बायो वेपन्स हैं ये तैयार किए जाए और फ्यूचर में इसी तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी जिससे कि दूसरे देशों को बर्बाद किया जा सके। तो चाइना ने इस चीज़ को बिल्कुल सिरे से खारिज किया है। अब रियलिटी तो जाने क्या है क्या नहीं है, बाकी ऐसे रिपोर्ट्स तो हमने भी बहुत सुनी थी, बट वही अभी WHO ने तो क्लीन चिट दे दी। और WHO का आपको पता ही है सीन क्या है, सीधा का सीधा कि अभी WHO के अंदर चाइना की पकड़ बहुत मजबूत है, ठीक है। तो फिलहाल तो USA और चाइना के बीच में जो वॉर चल रहा है उसका ये एक तरीके से आउटकम देख सकते हो, ठीक है, कि USA जो है वो चाइना की इमेज को धूमिल करना चाहता है। ऐसे में इस तरीके के स्टेटमेंट USA डिक्लेयर कर रहा है, USA की मीडिया ऐसे रिपोर्ट्स रिलीज़ कर रही है। तो डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, बस इतना सा है कि हाँ US चाइना रिलेशन में अभी क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। इसके अलावा म्यांमार में आपको पता ही है कि जुंटा रूल चल रहा है, वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है। तो ऐसे में म्यांमार की यूनिवर्सिटीज़ में जिन भी प्रोफेसर्स ने, जिन भी टीचर्स ने, जिन भी स्टाफ मेंबर्स ने जुंटा रूल को अपोज़ किया, उनमें से लगभग आपको देखो 11,000 जनों को सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे में डेमोक्रेसी का मर्डर हो ही रहा है कंटिन्यूसली जब से ये मिलिट्री कू हुआ है म्यांमार में, तब से आप देख सकते हो। तो वैसे वर्ल्ड पेज पे कुछ है नहीं हमारे लिए डिस्कस करने के लिए, समरी हमने ले ली, आगे चलते हैं। फिर आगे इकोनॉमी पेज पे देखें तो इकोनॉमी पेज पे हमारे सामने है फर्स्ट आर्टिकल। इधर फर्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हो कि कमोडिटीज़ इन सुपर साइकिल, दैट मीन्स कमोडिटी की जो डिमांड है वो तो देखो सुपर साइकिल में चल रही है कि डिमांड लगातार ग्रो कर रही है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इन्फ्लेशन की। दैट इज़ डिमांड लगातार बढ़ रही है बट सप्लाई जो है वो डाउन चल रही है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली बताया है शॉर्ट रन के हिसाब से, तो इसमें हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है जिसको हम देखें, क्योंकि ये अभी डिमांड राइज हो रही है, इकोनॉमी रिकवर कर सकती है, वो सारी चीज़ें रियल में अभी भी अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और अलग अलग कमोडिटीज़ के भाव बताए जा रहे हैं कि कौन कौन सी मार्केट बढ़ गए। जैसे स्टील की बात करें तो बोले स्टील का भाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर या इंडस्ट्रीज़ अभी बंद नहीं हुई है, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई वैल्यू चल रही है अभी स्टील की। अब ऐसे एक एक कमोडिटी के आप याद रखोगे तो आप बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते एग्जाम को, तो छोड़ दो इसको। इसके अलावा आप देख सकते हो एमिड कोविड इफेक्ट के चलते बैंकों की तरफ अगर देखा जाए तो विलफुल डिफॉल्टर्स का नंबर राइज हुआ और साथ में बैंकों ने पैसा भी बहुत इकट्ठा कर लिया है अब की बार विलफुल डिफॉल्टर्स का। तो इसमें एक छोटा सा सेगमेंट है वो जानने की कोशिश करेंगे, तो एक ही आर्टिकल देख लेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो नीचे अगर आएँ तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई चल रहा है। वही इन्वेस्टमेंट सेंसेक्स NSE इनके बारे में हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इधर आप देख सकते हो जो इंश्योरर कंपनीज़ हैं
वो रिफ्यूज़ कर रही हैं कि कोविड पॉलिसीज़ जो दी थी हेल्थ इंश्योरेंस में उनको हम रिन्यू नहीं करेंगे। तो ऐसे में इरडाइन ने स्टेप इन किया है कि भाई आपको करना पड़ेगा क्योंकि परिस्थिति बहुत नाजुक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए 2 इंश्योरेंस स्कीम्स नई आई थी, एक तो कोरोना कवच और एक कोरोना रक्षक। तो इनके बारे में अब आपको खुद से स्टडी करना है, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक, इनके बारे में आप देखोगे, बाकी और कुछ काम का है नहीं। इरडाई के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना, और पहले पढ़ लिया तो रिवाइज कर लेना इरडाई के बारे में, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम देखें, सेकेंड वेव बताया जा रहा है कि जून तक जो है हाईएस्ट पहुंच सकती है, और हाईएस्ट पहुंचने की बात करें तो इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं 8.2% तक ही हमारी ग्रो कर पाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं टेंटेटिव ही, हम नहीं कह सकते अभी कुछ फिक्स, जो होगा वो देखेंगे फाइनल, इसलिए ये केवल कयास हैं, नहीं डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रिवेसी पॉलिसी टर्म्स को अगर किसी ने एक्सेप्ट किया है तो उसका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा, और जिसने नहीं किया है एक्सेप्ट उसका भी अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। डेडलाइन है 15 मई, पर जिसने एक्सेप्ट नहीं किया है ना उसको व्हाट्सएप फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कराएगा, जैसे वीडियो कॉलिंग हो गई, चैट हो गई, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे में व्हाट्सएप से रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा, आप थोड़ा सा बस ये देख सकते हो सोशल मीडिया में किस तरीके से रेगुलेशन होता है, इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी पहले आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में अभी यहाँ तो केवल फैक्ट्स बताए हुए हैं, फैक्ट्स हमारे काम के होते नहीं है। एनालिसिस अगर आएगा तो डेफिनेटली हम इसको देखेंगे आने वाले दिनों में जब भी एडिटोरियल पे आता है। तो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है हमारे सामने ये कि जो भी 1000 बड़ी कैपिटलाइजेशन मार्केट में बड़ी कंपनियां हैं जो मार्केट से पैसा उठाती हैं या फिर इक्विटी में या फिर इन्वेस्ट करवाती हैं, उनको BRSR इशू कर दिए गए हैं सेबी के द्वारा। BRSR का मतलब हो गया बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। तो ऐसे करके हमारे सामने केवल 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इकोनॉमी पेज से, वो भी देख लेंगे। अब 2-4 आर्टिकल हैं, अब इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 13 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि फ्री में फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में बेसिकली जो प्रोविज़न है वो कुछ ऐसे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जिन भी बेनिफिशियरीज़ को खाना मिलता है 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो के भाव से, उनको एडिशनल 5 किलोग्राम और फूड ग्रेन दिया जाता है, एडिशनल 5 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आया मंडे को। आप देखोगे ओवरऑल बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री के द्वारा कि टोटल मंथली एलोकेशन की देखी जाए बात तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 39.69 लाख मेट्रिक टन अनाज जो है वो अलोकेट किया जाता है, जिसमें कि अलग अलग स्टेट्स को अलोकेशन किया जाता है एज पर देयर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज, राइट। तो इसके अलावा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बताया जा रहा है कि ये लॉन्च कब हुई थी। तो पिछली साल की बात करें जब लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसके बाद में 26 मार्च 2020 को ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्टार्ट की गई थी, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी, जो निर्मला सीतारमन जी हैं, वो आई थी। मतलब उन्होंने अनाउंस किया था कि 1.70 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, और उसी के अंडर में ये स्कीम चलाई गई थी। शुरुआत में ये 3 महीने के लिए थी, फिर उसके बाद में एक्सटेंड करके कब तक कर दिया था, नवंबर 2020 तक। अब की बार और पिछली बार वाली जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना है, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ एक का कि फ्री ऑफ कॉस्ट, पिछली बार तो क्या था, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 किलोग्राम दाल थी, वो हर महीने हर एक गरीब परिवार को फ्री में दी जाती थी, समझ रहे हो। 1 किलोग्राम दाल फ्री में दी जाती थी हर परिवार को जो बेनिफिशियरी था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। अब की बार क्या है, ये दाल वाला प्रोविजन नहीं है, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी चीज़ें तो देखो वही चीज़ बताई जा रही है कि सेंटर ने एक सेपरेट स्कीम भी लॉन्च की थी, ये तो हो ही गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाला तो हो ही गया था। इसके साथ में पिछली साल सेंटर ने एक सेपरेट स्कीम भी लॉन्च की थी जिसमें फ्री में 5 किलोग्राम फूड ग्रेन देने की बात की गई थी पर पर्सन पर मंथ, और वो भी किनको, जो ये स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स थे,
जो अपनी वर्क प्लेसेस को छोड़ करके रिटर्न जा रहे थे अपने विलेजेस में और कहीं ना कहीं वो फंसे पड़े थे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं फैसिलिटी दी गई थी। अब की बार जो अच्छी बात है वो ये कि वन नेशन वन राशन कार्ड का भी उपयोग किया जाना शुरू किया जा चुका है। तो ऐसे में जो लोग अपने घरों को छोड़ करके फिर से सिटीज़ में आ गए थे काम के लिए, अब उनको परेशानियों का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा। रही सही में माइग्रेंट क्राइसिस जो सिटीज़ से रूरल रीजन में जाने का पिछली बार था, वो अब की बार इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अब की बार जो आए थे माइग्रेंट अपने घरों को छोड़ करके, उनके नंबर्स भी कम थे और रही सही में लॉकडाउन जो है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं की जा रही है। तो ऐसे में वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ऐसे में ये जो प्रोविजंस किए गए हैं सरकार के द्वारा तो वो रिलीफ वाले हैं। तो अब आपके लिए टास्क क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को पढ़ोगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में पढ़ोगे, और ये जो हमारा NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में पढ़ोगे। इन तीनों के बारे में अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं बने हुए तो इनके बारे में आपको बनाने हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे, बिहाइंड द क्लैशेस एट यरूशलेम्स अल अक्सा। ये क्या है पूरी वजह वो जानते हैं। देखो इजराइल वाला जो लोकेशन है, पहले हम मैप देख लेते हैं तो ठीक रहेगा हमारे लिए। ये आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकली पैलेस्टीन का क्या एक तरीके से पूरा मैप हुआ करता था, वो देख सकते हो आप, आपके सामने स्क्रीन पर है। हिस्टोरिकली ये ग्रीन वाला पूरा पोर्शन पैलेस्टीन हुआ करता था। ये डेड सी यहाँ पे देख सकते हो, मृत सागर, और इसके वेस्ट में होने की वजह से इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, वेस्ट बैंक भी बोल दिया जाता है। ये सुबह हमने बात भी की थी। दूसरा आप देख सकते हो फिर 1947 में जब 1948 का वॉर भी हुआ, अब UN ने पार्टीशन डिसाइड कर दिया और इसमें क्या हुआ, ये ग्रीन वाला पोर्शन तो पैलेस्टीन को दे दिया और वाइट वाला पोर्शन ज्यूज़ को दे दिया इजराइल के तौर पे। फिर 1967 में पहले वॉर होता है अरब इजराइल वॉर, उसके बाद में आप देखते हो कि इजराइल का एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया और पैलेस्टीन का एरिया और ज़्यादा श्रिंक हो गया। और अभी लेटेस्ट अगर बात की जाए 2020 में, तो ये सिनेरियो देख सकते हो आप कि जहाँ पर ग्रीन वाला पोर्शन है वहाँ पर तो पैलेस्टीनियन रह रहे हैं और ये वाइट वाला पोर्शन जो कि ज़्यादातर हो चुका है यहाँ पर ज्यूज़ रह रहे हैं। तो ये यरूशलेम की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब ये डेड सी का ये वेस्ट बैंक है यहाँ पे, और इसमें ये देख सकते हो यरूशलेम यहाँ पर है। मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये रहा यरूशलेम और ये वेस्ट बैंक भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे में यरूशलेम साइट जो है वो एक तरफ तो देखोगे तो पैलेस्टीनियन भी है, तो दूसरी तरफ जो ज्यूज़ हैं उनका भी डोमिनेंस है। तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्टिंग साइट है। और दूसरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ज्यूज़ भी अपने लिए यरूशलेम को अपने लिए हॉली सिटी मानते हैं कि बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यूज़ का ओरिजिन यहाँ से है। और दूसरी तरफ जो पैलेस्टीनियन मतलब इस्लामिस्ट हैं, इस्लामिज़म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं यरूशलेम को अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि हमारा ओरिजिन भी यहीं से है। तो ऐसे में इस सिटी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट अभी देखा जा रहा है, ठीक है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान बताया था वो आपके सामने है ही। पिछले साल क्या हुआ था 2020 में, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में मतलब सिंगल हैंडेडली सिंगल साइड से ही अपनी तरफ से ये मैप डिक्लेयर कर दिया था कि ये वाला मैप माना जाएगा, जिसमें 15% टेरिटरी तो रहेगी पैलेस्तीन के पास में, रिमेनिंग 85% टेरिटरी रहेगी इजराइल के पास में। वो बात अलग है कि इसको इंटरनेशनली सबने कंडेम्ड किया था कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई में सोल्यूशन निकालना है इस प्रॉब्लम का तो इजराइल और पैलेस्तीन दोनों के बीच में। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना थोड़ा भूल गया, ये आप देख सकते हो ग्रीन वाली एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है इधर, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे देखो ये मेडिटेरेनियन सी, ओके। यहाँ पर ये ग्रीन स्ट्रिप है जिसका नाम है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी बोला जाता है इसको। और यहाँ पर से एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑपरेट करता है जिसका नाम है हमास, ठीक है, जो लगातार इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई कंटिन्यू कर रहा है। और हमास का और ज्यूज़ का ही कॉन्फ्लिक्ट है, ये मान के चलो, पैलेस्तीन और दूसरी तरफ आप देखोगे इजराइल का। तो ये सिनेरियो है पूरा का पूरा डेवलपमेंट का, जिसमें आप देख पा रहे हो एक तरफ इजराइल दूसरी तरफ पैलेस्तीन, और डेड सी के लेफ्ट में होने के चलते ये हो गया वेस्ट बैंक, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो, यहाँ पर ये नीचे की तरफ देखो इजराइल का जो अब कोस्टल रीजन शेयर हो रहा है रेड सी से, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आर्टिकल पे। तो मुद्दा क्या है, अभी मंडे को इजराइल की पुलिस ने अल अक्सा मॉस्क पर, ठीक है, एक तरीके से अटैक कर दिया जिसमें बहुत सारे लोग, लगभग 300 लोग इंजर हो गए, है ना, 300 लोग लगभग इंजर्ड हो गए। और इजराइल का बेसिकली मुद्दा ये था कि 10 मई को
10 मई को यरूशलेम डे सेलिब्रेट करने वाले थे, उसके लिए वो प्रोसेशन निकाल रहे थे। दैट मीन्स वो पूरा पूरा जुलूस निकालने वाले थे। तो ऐसे में इज़राइल का ये मानना था कि कहीं ना कहीं ये जो अल अक्सा, ये जो यहाँ पे मस्जिद दिखाई दे रही है, बोलो वहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग इकट्ठे हो गए और अंदर पत्थर इकट्ठे कर रखे थे। तो कहीं ना कहीं इस जुलूस पर अटैक करने का प्लान था और वो पत्थर फेंकने का प्रोग्राम था। तो ऐसे में हमने जुलूस को भी डाइवर्ट किया और दूसरी तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डाउट था उसके चलते यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी राइज हो गया। तो ये है मेन मुद्दा। अब अल अक्सा, ये जो मस्जिद है ना, इसका अगर लोकेशन आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली यरूशलेम में एक प्लाजा है, एक जगह है जिसको बोला जाता है टेम्पल माउंट। ठीक है, उस टेम्पल माउंट पे आप देखोगे, उसको इस्लामिज़म में तो बोला जाता है हरम ए शरीफ। दैट मीन्स आप इसकी देखो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वर्ल्ड में जितनी भी मॉस्क हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, उनमें तीसरे नंबर पर ये मॉस्क आती है इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ऐसे में वहाँ पर एक तरफ तो इस माउंट के एक तरफ तो देखोगे तो पैलेस्टीनियन अपनी क्लेम ठोकते हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इजराइल अपनी क्लेम ठोकता है। तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन में ये मॉस्क कहीं पे लोकेटेड थी। तो आप देखोगे 1567 में जो पहला आप देखोगे 6 दिन का वॉर हुआ था, अरब इजराइल वॉर हुआ था उसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं यरूशलेम को कैप्चर कर लिया था किसने? इजराइल ने। और कैप्चर करने के बाद में फिर इसको एक बार हैंड ओवर कर किया गया था क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि पैलेस्तीन भी यरूशलेम को अपनी कैपिटल बताता है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने भी यरूशलेम को अपनी कैपिटल बता रखी है। तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर और ज़्यादा राइज होता चला गया। तो आप देखोगे इसी का कहीं ना कहीं कल्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि यहाँ पर फिर जो पैलेस्टीनियन लोग इकट्ठे हो रहे थे उन पर अटैक करवा दिया गया इजराइल की पुलिस का। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो अभी रमज़ान का मंथ चल रहा था, उसमें लास्ट वीक चल रहा था, मतलब लास्ट फ्राइडे था लास्ट वीक का रमज़ान मंथ में, तो उसमें 150 जो लोग हैं वो इंजर हो जाते हैं। ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे निकल के आता है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, देखो इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये, इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू होता है, वो जगह को लेकर के होता है। होता क्या है आपको पता है कि हॉलोकॉस्ट किया जाता है। हॉलोकॉस्ट का मतलब हो गया कि धर्म के नाम पर हिटलर ने ज्यूज को मरवाया था। ठीक है, ऐसे में या तो मरवाया था या फिर उनको अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई आप यहाँ से निकल जाओ। तो फिर वो निकल करके फिर बाद में रीसेटल होते हैं कहाँ पर? यहाँ पे पैलेस्टीन मेडिटेरेनियन सी के आसपास में आकर के। तब और रही सही में ये यहीं पे आके क्यों सेटल होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यूज़ का ओरिजिन भी यहीं पे माना जाता है। तो इनके बीच में फिर जगह को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है और उसी का रिजल्ट है कि आज तक भी दोनों कंट्रीज, दोनों तरफ के लोग हैं, उनके बीच में शांति स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इंश्योर नहीं हो पा रही है। इसके अलावा देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा है कि ये डीप कंसर्न की बात है कि पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ को कहीं ना कहीं इवैक्यूएट करने की बात की रहे, एविक्शन, दैट मीन्स उनको बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। कहीं ना कहीं इजराइल को मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछली बार जो स्टेटमेंट दिए थे वो हमने ऑलरेडी दे ही दिया कि एक्सट्रीम, और अब की बार जो स्टेटमेंट आए हैं फ्राइडे को वो भी देख लिए। पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आए कि बहुत गलत तरीका है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इमरान खान ने ये कहा। सऊदी अरब ने ये कहा। देखो सऊदी अरब एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। अगर हम इस्लामिज़म की बात करें तो अरब अकॉर्ड अभी साइन हुए थे, अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब हो गया अब्राहम को अपना फोर फादर कंसिडर करते हैं ज्यूज, और अब्राहम को ही फोर फादर कंसिडर करते हैं इस्लाम, ये मुस्लिम्स। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में अगर टाई अप होता है तो इसको बोल दिया गया था अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें एक तरफ तो इजराइल था तो दूसरी तरफ कौन से कंट्रीज हो गए, जैसे कि यूएई हो गया, बहरीन हो गया, मोरक्को हो गया, सूडान हो गया, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। तो इनके बीच में इजराइल के साथ में सेटलमेंट होना, इसको बोला गया अब्राहम अकॉर्ड, और सऊदी अरब ने इसको बैकिंग दी। पर सऊदी अरब ने इस मॉस्क पे अटैक होना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉस्क है अगर आप देखो इस्लामिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे में सऊदी अरब ने भी कंडेम किया है कि ये चीज़ बहुत गलत है कि यरूशलेम में इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है। और इजराइल ने ये कहा कि हमारा ये रिस्पॉन्स इसलिए था कि कहीं ना कहीं हमें डर था कि हम जो यरूशलेम डे जो कि 10 मई को सेलिब्रेट करते हैं, वो बोले उस पर अटैक हो सकता था। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमने कहीं ना कहीं सेफ गार्ड्स उठाए। ये चीज़ें बताई जा रही जो कि हमारे इतने काम की है नहीं। पर पॉइंट क्या है,
कॉन्फ्लिक्ट को हमारा समझना बहुत ज़रूरी था, वो हमने समझा। आगे चलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो इकोनॉमी पेज पे अगर हम बात करें तो कोविड-19 का इफेक्ट इतना है कि विलफुल डिफ़ॉल्ट्स वो बढ़कर के अब और बढ़ चुके हैं, 38,976 करोड़ रुपए राइज हो गया है। तो 2020 की बात करो तो 2020 में 38,976 करोड़ रुपए का और ज़्यादा विलफुल डिफ़ॉल्ट्स ऐड हो चुका है। दैट मीन्स रिटर्न नहीं आ पा रहा है, लोन इतना दिया गया है बैंकों के द्वारा जो कि रिटर्न नहीं आ रहा है। टोटल 662 बोरोवर्स की बात की जा रही है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो दिसंबर 2020 तक 2,44,602 करोड़ रुपए लोन दिए हुए मार्केट में अटके पड़े हैं, जो कि टोटल कितने अकाउंट्स को दिए हुए हैं? 12,917 अकाउंट्स को। ठीक है, अब ये जो अकाउंट्स हैं, विलफुल डिफ़ॉल्ट्स या विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा है, विलफुल मतलब जानबूझ करके जो लोन को रिटर्न नहीं कर रहा है। दैट मीन्स मान लो कोई कंपनी है ABC, इस कंपनी के पास में फंक्शनिंग अच्छी खासी है और फंक्शनिंग में ये अपनी खुद की एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और इनके पास में दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए तो पैसा है, पर जो लोन इन्होंने उधार लिया था बैंकों से वो ये रिटर्न करने में सक्षम नहीं है। ऐसा नहीं है, ये रिटर्न नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब जो प्रॉफिट आ रहा है उसको कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं बजाय कि लोन का रीपेमेंट करने से। तो ऐसे में क्या हो गया? ये हो गए विलफुल डिफ़ॉल्टर्स। तो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। अभी और ज़्यादा जब रिव्यू किया गया बैंकों के द्वारा और लोन को जब ट्रैक किया गया, रिकवर करने की कोशिश की गई, तो पता पड़ा कि वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स का जो अमाउंट है टोटल विलफुल डिफ़ॉल्ट्स वो राइज होकर के कितना हो गया? 2,44,602, जो कि दिसंबर 2019 में कितना था? 2,05,606 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बैंकर का स्टेटमेंट है, वो आइडेंटिटी तो थोड़ी हाइड है, पर ये बता रहे हैं बैंकर कि बैंक्स जो है ना वो विलफुल डिफ़ॉल्टर का जो स्टेटस है इसको एक वेपन की तरह, एक हथियार की तरह काम करते हैं। वो कैसे? मान लो कोई कंपनी है ABC, उस कंपनी ने लोन लिया और वो लोन दे नहीं पा रही है, परिस्थितियां कुछ एडवर्स हैं, ऐसे में तो उन पर दबाव बनाने के लिए बैंक जो है उनको कंसिडर कर देते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर। इससे क्या होगा कि इन कंपनियों का सिविल स्कोर या फिर इन कंपनियों का जो आप कह सकते हो ना ट्रांजैक्शन का जो लोन लेन देन का जो हिसाब है, उस कैटेगरी में इनकी इमेज डाउन हो जाती है, रैंकिंग इनकी डाउन चली जाती है। तो ऐसे में फिर इनको आगे जो बैंकों के द्वारा फैसिलिटीज़ दी जाती है उनका फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में इन पे दबाव बना कि नहीं कि भाई आगे अगर बैंकों से फ़ायदा उठाना है तो अभी थोड़ा बहुत जितना भी लोन है उसको अरेंज करके प्रेशर में आके रिटर्न कर देते हैं। तो बैंक जो है विलफुल डिफ़ॉल्टर स्टेटस का एक वेपन, हथियार की तरह यूज़ करते हैं। ये भी एक चीज़ बताई जा रही है। आप इस चीज़ को देखो कि इसमें कितनी गलत बात हो जाएगी कोई ABC कंपनी में इस तरीके से आप दबाव बनाते हो तो। ठीक है, बाकी चीज़ें तो देखो फैक्ट्स हैं जो कि वेरी करती रहती हैं। विंसम डायमंड्स, विजय माल्या, किंगफिशर का, नितिन संदेशरा, स्टर्लिंग बायोटेक का, ये ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं केसेस चल रहे हैं। जतिन मेहता है विंसम डायमंड का। ठीक है, तो ये वो बंदे हैं जिनके ऊपर कहीं ना कुछ ड्यू है, बहुत बड़ा भी है, छोटा भी है, तो वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये तो कुछ तो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बट जो केस है, मुद्दा ये है कि पैसा तो देखो इकोनॉमी में घूमता ही ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बट दूसरी तरफ अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं बैंकों की तरफ से इस विलफुल डिफ़ॉल्टर स्टेटस का वेपनाइज करना ये भी गलत बात है। इसमें भी एक बैलेंस बनने की ज़रूरत है। लास्ट आर्टिकल है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर न्यू BRSR इशूड। देखो, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने मंडे को नई गाइडलाइंस इशू की है जिसमें जो भी कंपनीज, वो कौन सी 1000 वो कंपनियां जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आधारित है, मतलब मार्केट से पैसा उठाती हैं, इन्वेस्ट कराती हैं, तो उनको अपनी BRSR रिपोर्ट अब डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। BRSR रिपोर्ट क्या है वो जान लेते हैं। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसमें आप देखोगे कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी अगर अपना बिजनेस करके बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी कि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए कितना काम कर रहा है, कितना सतत विकास कर पा रहा है, कितनी मतलब उस बिजनेस की एक्टिविटीज़ का क्या असर है एनवायरनमेंट पे, सोसाइटी पे। ऐसे तो ऐसे में ESG मटेरियल के बारे में बताना पड़ेगा। दैट मीन्स
एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है उस बिजनेस कंपनी का काम करते टाइम पे, सोशली वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और गवर्नेंस कितनी अच्छी है। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक बिजनेस हाउस को, कौन सा बिजनेस हाउस, वो 1000 कंपनियां जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में एनलिस्टेड हैं, जो कि शेयर मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च कर रखे हैं जिन कंपनियों ने, तो उनको BRSR अपने डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि एनवायरमेंट के लिए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले तो क्या था, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट ही केवल रिलीज करनी होती थी। अब सेबी ने थोड़ा और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया कि अब भाई आपको बताना पड़ेगा कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको बतानी है ही, उसमें आपको यह भी बताना है कि सस्टेनेबिलिटी कितनी है, कि अगर आपकी कंपनी जिस पेस से या जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, उस टेक्नोलॉजी से क्या लगातार आप लंबे समय तक काम कर सकते हो या नहीं, वो बताना पड़ेगा। एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस पर्सपेक्टिव के बारे में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आप कितनी वेलफेयर का काम करते हो, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSR है, उसके अंतर्गत समाज के लिए आप कितना काम कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ से एनवायरमेंट को कितना लॉस हो रहा है, वो डिस्क्लोज करो। बेसिकली ये जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो BRSR जो गाइडलाइंस आए हैं ना, नॉर्म्स आए हैं, इसके पीछे वजह क्या है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स का अलर्ट रहना। क्योंकि आज अगर वो पैसा बनाने की, मान लो आप हो या मैं हूं, हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास में पैसा है और आप देखते हो कि एक कंपनी रिटर्न दे रही है बहुत शानदार, 15% रिटर्न मिल रहा है, और दूसरी कंपनी रिटर्न दे रही है 5%, तो आप अट्रैक्टेड किसकी तरफ फील करोगे, 15%। बट अब फैक्ट्स की बात करते हैं कि जो कंपनी 15% आपको रिटर्न दे रही है वो कंपनी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और दूसरी तरफ ये 5% रिटर्न देने वाली फैक्ट्री जो है वो फुली बेनिफिशियल है एनवायरनमेंट के लिए, कोई लॉस नहीं है, लॉस है भी तो बहुत कम है। अब आप बताओ आप किस में इन्वेस्ट करोगे। अब आप थोड़ा सोचना शुरू कर दोगे 5% वाली के, फिर आपको पता पड़ता है कि अगर मैं 5% रिटर्न वाली कंपनी में अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी ज़िंदगी भी अच्छी चलेगी और मेरे आने वाली जनरेशन्स भी अच्छे से ज़िंदगी जी पाएंगी। तो इन इश्यूज़ पर आजकल इन्वेस्टर्स ध्यान देने लग गए, और इसी के चलते सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, सेबी ने ये इशू किया है नए नॉर्म्स को। समझ गए? तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।